नई शिक्षा नीति, भारत की शिक्षा व्यवस्था का पुनर्जागरण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और मेरे साथ हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी और चेयरमैन यूजीसी श्री विनीत जोशी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में और कॉन्ग्रेचुलेशंस। 5 साल जो फाउंडेशन के थे उसको सफलतापूर्वक आप लोगों ने संपन्न किया है। एनईपी 2020 के 5 वर्ष पूरे होने के मौके पर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। सर, अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूँ तो इन 5 सालों में वो टिकाऊ बदलाव, वो ग्राउंड लेवल पे चेंज आप क्या देखते हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या देखते हैं अगर मैं इन फाउंडेशनल स्टेज की बात करूँ एनईपी 2020 की? हाँ, पहले तो आपको भी और सारे के सारे देश को और विश्व को ये 5 साल एनईपी के पूरे करने की बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। जो ग्राउंड लेवल पे हमने चेंज देखा है, वो सबसे बड़ा चेंज तो ये देखा है कि जो अब एक्सेस है कि युवाओं को हायर एजुकेशन का एक्सेस वो बढ़ा है। आज हमारा जो GER है, जिसका लक्ष्य अभी 2035 तक 50% होना है, वो आज करीब 30% तक हो चुका है। 29.8% टू बी प्रिसाइज उतना हो गया है। हमारी बेटियां और स्पेशली जो अनुसूचित जनजाति की बेटियां हैं, जो पहले विद्यालयों में नहीं जा सकती थी, महाविद्यालयों में नहीं जा सकती थी, वो आज जा पा रही हैं पहले की तुलना में कहीं बहुत ज़्यादा संख्या में। उसके अलावा क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस का भी नंबर बहुत बड़ा है। जैसे कि हमने देखा कि जो QS रैंकिंग होती है, जो इंटरनेशनल लेवल पे QS रैंकिंग होती है, उसमें भारतवर्ष के आज 54 के करीब 54 महाविद्यालय, 54 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आज उस लिस्ट में आते हैं। जबकि कुछ समय पहले 2014 के समय अगर हम देखें तो करीब 11 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उसमें आया करते थे। तो क्वालिटी एजुकेशन बढ़ी है। उसके अलावा एक नवाचार की भावना, एक इनोवेशन की भावना और एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की भावना जो पहले नहीं सुनी जाती थी, वो अब नई शिक्षा नीति आने के बाद में वो अब आ गई है, पूरी तरीके से समावेशी हो गई है। और अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, जिसके अंदर है कि 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर का आप हैंड्स ऑन कोई काम करेंगे, वो भी आपके डिग्री में काउंट होगा, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। और आज हमने यहाँ पे 1 लाख AI इंटर्नशिप को लॉन्च भी किया है, क्योंकि इसके अलावा इंटर्नशिप कई एरियाज में चलती थी। आज AI को भी 1 लाख इंटर्नशिप्स को लॉन्च किया गया है। और जो उसमें बच्चे अभी पढ़ेंगे, वो पढ़ने के साथ साथ कुछ ना कुछ एक स्किल भी ले करके जाएंगे। तो ये एक फोकस कि पढ़ाई के साथ साथ ऐसी पढ़ाई जो आपको रोज़गार दिला भी सके और आपको रोज़गार सृजन करने के योग्य भी बना सके, ये इस तरीके का चेंज एक आया है और ये लोगों ने इसको रियलाइज़ किया है। एक और बड़ी मुख्य चीज़ जो एक ग्राउंड लेवल पे हुई है, वो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। क्योंकि अगर हमको आज के चेंजिंग वर्ल्ड में सक्सेसफुल होना है तो खाली एक डायरेक्शन में सोच करके एक चीज़ को सीख करके नहीं हो सकता, और स्पेशली इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में। तो इसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन वो आई है। वो बहुत से विद्यालयों ने इसको लगाया है। आपने ये भी देखा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या और कई यूनिवर्सिटीज़ हों, उन्होंने 4 साल का डिग्री प्रोग्राम चलाया है। और उस 4 साल के डिग्री प्रोग्राम में कोई भी बच्चा अगर चाहे तो 3 साल के बाद निकल सकता है। इसी तरीके से किसी दूसरे लेवल पे वो एंट्री भी कर सकता है। इसके लिए यूजीसी ने पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया है, जिसको हम लोग नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बोलते हैं। इस फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप कोई भी, चाहे स्किल बेस्ड काम करते हैं, चाहे आप पढ़ाई करते हैं, और चाहे आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हुआ है, आपने वर्क का कोई एक्सपीरियंस रहा है, इन सभी चीज़ों को एक स्टैंडर्ड क्रेडिट में बदल करके इंटरचेंजेबल, मतलब आप अगर स्किल के फील्ड से एकेडमिक के फील्ड में जाना चाह रहे हैं, या एकेडमिक के फील्ड से स्किल के फील्ड में जाना चाह रहे हैं, या एक्सपीरियंस के फील्ड से आप एकेडमिक के फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें इंटरचेंजेबल हैं। और इसके लिए एक पैमाना, एक मापन बना हुआ है, जो कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। इसने मल्टीपल एंट्री एग्ज़िट को सुलभ किया है। आज कोई बच्चा किसी कारणवश अगर बीच में अपनी पढ़ाई को छोड़ करके जाता है, तो उसको ऐसा नहीं है उसको कुछ भी ना मिले। एक तो उसको जिस भी लेवल की उसने पढ़ाई करी होगी उस लेवल का उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, और साथ ही साथ ये भी सुविधा होगी कि वो बाद में आ करके फिर से अपनी पढ़ाई कर सके। तो ये बहुत बड़ी एक फ्लेक्सिबिलिटी
जी, बिल्कुल। तो मतलब वो जो उसने पढ़ाई करी है वो उसकी ख़राब नहीं जाएगी, वो पूरी की पूरी उसके साथ ही रहेगी। और सिमिलरली जैसे आज हम ये देख रहे हैं कि हमने कुछ दिन पहले ही कुछ अखबारों में भी निकला था कि अब जो जिस तरीके का फ़ास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, उस फ़ास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में जो लोग आज काम कर रहे हैं, वो भी अपनी स्किल को कुछ ना कुछ बढ़ाना चाहते हैं। और आज के समय में एक अच्छा नागरिक होने के लिए और एक ऐसा सक्षम नागरिक जो कि देश को कुछ ना कुछ दे सके होने के लिए बहुत आवश्यक है कि आपके पास कुछ ना कुछ स्किल करने का व्यवस्था हो। तो वो व्यवस्था ये पॉलिसी लेकर के आई है और लोगों ने इसको स्वीकारा है। तो इसी तरीके से हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन ग्रास रूट्स लेवल पे हुआ है। और सबसे बड़ा जो हमने इसके फॉर्म में देखा कि जो इनोवेशन में भारत की रैंकिंग है वो कई गुना बढ़ गई है। तो इनोवेशन, एक्सेस, इंटरनेशनलाइजेशन के क्षेत्र में हमारे यहाँ से जो हमारे यहाँ के कैंपस हैं, IIT, IIM, ये बाहर जाकर के अपने कैंपस खोल रहे हैं। और जो बाहर के कैंपस हैं, बाहर के हाई QS रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भारत में आ रही हैं। तो एक हेल्दी कंपटीशन दोनों के बीच में होगा, जिससे फिर हमारे हायर एजुकेशन सेक्टर को फ़ायदा होगा। सर जो MOUs साइन हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, भारत की स्टडी को फ्यूचर रेडी और जैसा कि आप कहते हैं स्किल बेस्ड स्टडी, तो इस पे मैं चाहूँगी थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि आने वाले समय में हम किस तरीके से ग्लोबल एजुकेशनल हब के तौर पर अपने आप को स्थापित कर रहे हैं थ्रू NEP 2020। जी, भारत की एक जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका एक उद्देश्य भारत को एजुकेशन का ग्लोबल हब बनाना है। उसके तहत एक तो जो UGC का रेगुलेशन हम लोग लेकर के आए थे, उसके अंतर्गत विदेशी जो कॉलेजेस हैं, जो हाई रैंक कॉलेजेस हैं, जिनकी रैंकिंग किसी भी इंटरनेशनल रैंकिंग में 500 तक है, वैसे संस्थान यहाँ पे आकर के अपने कैंपस खोल सकते हैं। और लेकिन उसकी एक शर्त ये है कि उनको उसी लेवल की शिक्षा यहाँ पे देनी होगी जिस लेवल की शिक्षा उनके ओरिजिनल कंट्री में है। तो और इस शिक्षा को हम लोग बेसिकली अभी STEM और B, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड बिजनेस, इन एरियाज़ में हम इन लोगों को इस तरह के कैंपस को वेलकम कर रहे हैं। और उसका एक जो फ़ायदा होगा वो एक तो कि यहाँ से जो बच्चे पहले बाहर चले जाते थे वो उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके कम पैसे में वो जो शिक्षा पहले प्राप्त करते तो मिलेगा, उनको यहाँ घर का वातावरण, देश का वातावरण मिलेगा, उनके लिए देश के प्रति ज़्यादा अच्छी भावनाएं यहाँ पे रह करके होंगी, वो यहाँ के विकास में अपना सहयोग दे सकेंगे। इसके साथ ही साथ वो जब कैंपस यहाँ आएंगे तो अपने साथ जो भी अच्छी प्रैक्टिस, इंटरनेशनल प्रैक्टिस लेकर के आएंगे, उससे जो यहाँ हमारे अपने संस्थान है वो सीख सकेंगे और उनके बीच भी एक हेल्दी कंपटीशन हो सकेगा, जिससे कि जो हमारे यहाँ के हमारे अपने सरकारी या जो प्राइवेट संस्थान हैं उनके भी जो गुणवत्ता में सुधार आएगा। Last, 3 pointers you can share with us. NEP 2020 in next 5 years, फाउंडेशनल स्टेज हम बना चुके हैं, अब इमीडिएटली स्टेज पे जा रहे हैं, तो अगले 5 सालों के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होगी, खासकर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में, और क्या कुछ चुनौतियां अभी भी हैं जिसे आप एड्रेस करना चाहेंगे अगले 5 सालों में? एक तो जैसा पहला हमारे लिए एक लक्ष्य है, मैं चुनौती नहीं बोलूँगा, मैं लक्ष्य बोलूँगा कि एक पहला लक्ष्य हमारे पास रहेगा कि हम कैसे GER को और बढ़ाएं, जो कि NEP ने बोला है कि 50% प्रतिशत GER को करना है, उसको अगले आने वाले कुछ सालों में ही कैसे हम उसको अचीव करें, वो चाहे ब्रिक एंड मोटार मॉडल से हो, चाहे वो ऑनलाइन और ODL के शिक्षा के द्वारा हो, लेकिन वो हमको एक अचीव करना है। दूसरा है कि हमको कैसे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएं, जो बच्चे हमारे संस्थानों से निकल कर के आ रहे हैं वो कैसे एम्प्लॉयबल हों, कि वो एक जो अपनी शिक्षा पूरी करके निकल रहे हैं उनको एक अच्छा रोज़गार मिल सके। तीसरी बात इसमें हमको ये रहेगी कि हम लोग कैसे इस तरीके के बच्चे, चाहे वो इनोवेशन के माध्यम से हो, चाहे रिसर्च पे ज़्यादा फोकस दे करके हो, कैसे इस तरीके के लोग आएँ जो कि रोज़गारों का सृजन कर सकें। मतलब जो ऐसा नहीं हो कि जॉब सीकर्स हों, जो जॉब क्रिएटर्स भी हों। और जो ये सारा जो हम सारा का सारा चेंज है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बाकी सारे के सारे रेगुलेटर्स मिल कर के इस दिशा में काम करेंगे, तो मेरा यह मानना है कि हम आगे आने वाले समय में इसमें सफल होंगे। थैंक यू सो मच सर सन टीवी से बातचीत करने के लिए। तो NEP 2020 हायर एजुकेशन में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और जैसा कि सर ने शेयर किया, अगले 5 सालों में जो लक्ष्य हैं उन्हें भी इसी त्वरित गति से प्राप्त किया जाएगा। कैमरामैन संगा के साथ मैं अमृता चौरसिया, सन टीवी।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।